बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। नियो पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा जुल्फ़िकार। नाज़रीन, आज प्रोग्राम में आपसे बहुत सी बातें करनी हैं, बहुत से अहम मौज़ूआत हैं जिसके हवाले से आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जी, मुल्तान में रीछों और कुत्तों की लड़ाई करवाई जाती है। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। इस पर हम मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे, जो मुतल्लिका हुकाम है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे कि फ्रिज खाने का स्टोर नहीं है, क्यों और कैसे, इसकी वजह भी आपको बताएंगे। आपको परिजात के किरदार से भी मिलवाएंगे और साथ ही साथ वज़ीर बराए खेल राय तैमूर भट्टी हमारे आज के प्रोग्राम में मेहमान होंगे। और 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने जनाब अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसकी वजह से बहुत से लोग अभी तक बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। वो चाहे मामूली फ्लू है, बुखार है, नज़ला ज़ुकाम, इस तरह की जो मौसमी बीमारियां हैं वो लोगों को मुसलसल अटैक कर रही हैं। इस हवाले से भी हम बात करेंगे कि लोग वैक्सीन क्यों नहीं लगवा रहे अब तक। आज के दिन की अगर बात की जाए तो आज 16 दिसंबर है। 16 दिसंबर हम सबको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में 2 अफसोसनाक या अलमनाक कहा जाए तो गलत नहीं होगा वाक़यात पेश आए थे। एक तो पाकिस्तान 2 लख्त हुआ इस दिन, सकूत ढाका वाला मामला पेश आया, और दूसरा 16 दिसंबर 2014 को जो APS का सानहा पेश आया था वो इंतहाई दिलखराश और अफसोसनाक सानहा था कि उस दिन दहशतगर्दों ने पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला किया और वहाँ की प्रिंसिपल समेत, असातिज़ा समेत जो बच्चे थे उनको शहीद कर दिया। इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से अगर हम इस दिन को पाकिस्तान की तारीख़ का स्याह दिन कहें तो गलत नहीं होगा। इंतहाई अफसोसनाक सानहा था जो कि उस दिन पाकिस्तानियों के दिलों को खून के आंसू रुला गया था और कई घरों के चिराग जो थे वो बुझ गए थे। APS के शोहदा को हम सब अपनी तरफ से, न्यूज़ की तरफ से सलाम पेश करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मैं बात करूंगी सबसे पहले, आज लाहौर में धुंध बेतहाशा है और इस धुंध की वजह से कई हादसा भी पेश आ रहे हैं, लेकिन इस हवाले से CTO की जानिब से जो कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई है, लोगों को ख़बरदार किया गया है कि धुंध में आपने कैसे चलना है और किस किस मुकाम पर आपने आहिस्ता जाना है, कहाँ से आपने तेज़ी से गुजरना है। तो धुंध की वजह से शहर में काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। हालांकि हम पिछले कुछ दिनों से बार बार कह रहे थे कि धुंध नहीं आ रही, लेकिन अब जब धुंध आ गई है तो उसकी वजह से मसाइल भी काफ़ी पैदा हो रहे हैं। अभी इस पे क्या सूरत हाल है, ट्रैफिक की क्या परेशानियां चल रही हैं, हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे मियां इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मियां इम्तियाज़, बताइएगा अभी आप कहाँ पे मौजूद हैं और धुंध के हवाले से क्या बताया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से? देखिए, मैं लाहौर के दाखिली रास्ते ठोकर न्याज़बेग में मौजूद हूँ और यहाँ पर सूरत हाल अभी भी ना सिर्फ यहाँ पे बल्कि पूरा लाहौर जो है वो धुंध की लपेट में है, धुंध का राज है। और ये अचानक से धुंध आ गई है, एकदम से धुंध, मौसम जो है वो तब्दील हुआ। जो दर्जा हरारत है वो इंतहाई कम, और आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। सूरज जो है वो बिल्कुल छुप चुका है और रात शाम के औकात में और अर्ली मॉर्निंग जो है वो हद्दे निगाह जो है वो 0 हो जाती है और ट्रैफिक और दीगर मामूलाते ज़िंदगी जो है वो मुतासिर होकर रह गए हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद देखा है कि जब इसी ठोकर चौक में गाड़ियाँ बम्पर टू बम्पर चल रही थी और लोग गाड़ियों में परिजात ड्रामा लगाकर बैठे हुए थे, उनको पता था कि अब बिल्कुल स्लो मूविंग है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चलना है। जो फैमिलीज़ के साथ थे, जो दोस्तों के साथ थे, वो ड्रामा देखने में मशगूल थे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ट्रैफिक चल रही थी। इसके साथ साथ ना सिर्फ लाहौर के दाखिली खारजी रास्ते बल्कि अंदरून शहर के अंदर भी जो हद्दे निगाह है वो 0 हो गई थी और काले बादल जो हैं वो छाए हुए दिखाई दे रहे थे, जिसके 22 मामूली जो हादसात हैं लाहौर के अंदर उनकी जो शरह है वो भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। इसके साथ साथ जो ट्रैफिक पुलिस है, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनको भी एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है उनकी जानिब से कि जितने भी शहरी धुंध के औकात में सफ़र कर रहे हैं वो अपने सफ़र को महफूज बनाएं, गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें और अगर उनको सफ़र करना बहुत ज़रूरी है तो वो सुबह 10 से
4 बजे के दौरान जो है वो सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इस दौरान जो धुंध है उसकी शिद्दत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होती हुई दिखाई देती है और दोपहर के औकात में धुंध जो है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन शाम और सारी रात और उसके बाद सुबह के औकात में धुंध इतनी ज़्यादा होती है कि सफ़र करना जो है वो मुहाल हो जाता है। मुश्किल हो गया है और बिल्कुल फ्लाइट्स भी काफ़ी डिले हो रही हैं। बल्कि जो ट्रैफिक पुलिस वाले हैं हमारे, उनको हमें सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि एक एक सिग्नल पर 3-3, 4-4 ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़े हैं लोगों की रहनुमाई के लिए और ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए। ये बहुत बड़ी ड्यूटी है जो कि वो इस शदीद धुंध में अंजाम दे रहे हैं। तो मियां इम्तियाज़ ये बताएगा, फ़्लाइट्स भी डिले हो रही हैं, इस हवाले से क्या बताया जा रहा है? क्योंकि मैं पढ़ रही थी कि जो लाहौर आने वाली फ़्लाइट्स हैं उनका भी रुख इस्लामाबाद की तरफ कर दिया गया है। तो क्या कह रहे हैं, ये एकदम से जो धुंध आई है, वरना पहले होता था कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों में धुंध इतनी शिद्दत इख्तियार करती थी, लेकिन ये हमने परसों रात से देखा एकदम से धुंध ज़्यादा हो गई। तो ये क्या बताया जा रहा है कि ये धुंध अब मज़ीद कितने दिन रहेगी और इसकी वजह से मज़ीद ये जो फ़्लाइट्स डिले हो रही हैं या ट्रेनों की आमदरफ्त भी मुतासिर हो रही है, मज़ीद क्या मुश्किलात पेश आ सकती हैं? देखें, अगर फ़्लाइट्स की बात करें तो कल रात 8 बजे से जो लाहौर एयरपोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। फ़्लाइट्स का शेड्यूल जो है वो मुतासिर हो रहा है। लाहौर आने वाले और बैरून ममालिक जाने वाले ये तमाम जो हैं परेशानी का शिकार हैं कि फ़्लाइट्स जो हैं वो उनमें खासी दुश्वारी का सामना है। जो ट्रेन हैं उनका शेड्यूल भी मुतासिर हो चुका है और ये अचानक से धुंध आई है। अब जब तक बारिश नहीं होती तब तक ये धुंध और जो स्मोग है इसकी शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बताई जा रही है और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ेगी। कल जुमे के दिन थोड़ा सा जो है वो सूरज अपना चेहरा जो है वो दिखाएगा, लेकिन वो धुंध की शिद्दत और स्मोक की जो शिद्दत है उसको कम नहीं कर पाएगा। इसके साथ साथ अगला पूरा हफ्ता जो है वो ये बताया जा रहा है कि धुंध इसी तरह जो है वो होगी, बल्कि इसकी शिद्दत जो है वो मज़ीद बढ़ने का इम्कान है। जब तक बल्कि धुंध की शिद्दत भी मज़ीद बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही साथ हम लोगों को भी एहतियात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस धुंध की वजह से गाड़ियाँ तो दूर की बात, हाथ से हाथ सुझाई नहीं दे रहा, इतनी ज़्यादा धुंध हो गई है लाहौर में। तो हम सबको इस सिलसिले में एहतियात करने की बहुत ज़रूरी है। मियां इम्तियाज़ हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब एक और अहम खबर के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि हमारे गली मोहल्लों में कभी बंदर होता है, कभी रीछ वाले आते हैं और रीछ को नचा के या फिर उनके साथ कुत्ते होते हैं, वो आपस में उनको लड़वा के तो एक तमाशा सा खड़ा किया जाता है, पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। लेकिन कुछ अरसे से ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं जिसमें ये दिखाया जाता है कि जानवरों को जानवरों से लड़ाया जाता है। अब एक वीडियो आपको दिखा रहे हैं, ये मुल्तान की है। यहाँ पर नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कुत्तों ने रीछ पर हमला किया है, ये इनकी लड़ाई करवाई जा रही है और यहाँ पर कुत्तों ने रीछ पर हमला किया। लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। हम लोगों ने इसको एंजॉयमेंट का जरिया बना लिया है, जानवरों को आपस में लड़वाना। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जो कि पाकिस्तान में ये पेश आ रहे हैं। इस तरह के कई वाक़यात पेश आए हैं। तो अभी ये जो वीडियो वाला मामला है इस पर हम बात करेंगे। मदनी खान हमारे रिपोर्टर हैं मुल्तान से। मदनी खान, ये कहाँ का वाक़या है, मुल्तान के किस इलाके का वाक़या है और इस पर नोटिस लिया गया है क्या? बिल्कुल ऐशा, ये जलालपुर पीरवाला का नवाही इलाका है, खाकी पोंटा, जहाँ पर ये रीछ और कुत्ते जहलाना खेल खेला गया है। अच्छा, तो मदनी खान, यहाँ पर ये क्या तमाशा किया जा रहा था? क्योंकि हम देख रहे थे कि लोग भी बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद थे। जी बिल्कुल, मलिक लाल मोहम्मद उर्फ लालू खाकी का डेरा है, जहाँ पर हजारों की तादाद में दिन दिहाड़े पंजाब पुलिस और महकमा वाइल्ड लाइफ के लोग बेखबर रहे। 2 घंटे तक ये रीछ और कुत्तों का भयानक खेल खेला जाता रहा। जब हमारी वहाँ के मकामी लोगों से बात हुई तो उनका बताना है कि कश्ती के जरिए से मुजफ्फरगढ़ से अलमारूफ बाने वाला रीछ यहाँ बुलाया गया था और इस काम के लिए थाना सदर जो जलालपुर पीरवाला की पुलिस है वहाँ उनको बासर अफराद के थ्रू तो मुबैना तौर पर भारी रिश्वत दी गई थी। 2 दिन बाद जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो महकमा वाइल्ड लाइफ और थाना सदर जलालपुर पुलिस हरकत में आई और वाइल्ड लाइफ के जो इंस्पेक्टर हैं महमूद अल हसन, उनकी मुद्दत में थाना सदर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ, जिनमें मुल्जमान हैं साबिर खान बलोच, अरशद पनुआ, लाल मोहम्मद और मोहम्मद खाकी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। और इसमें जराए के मुताबिक ये भी बताया गया है कि जो वाइल्ड लाइफ के
दो जलालपुर पीरवाला में जिनकी ड्यूटी थी, एक इंस्पेक्टर है महमूद उल हसन और एक उनके साथी, उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। अच्छा, मुअत्तल तो कर दिया गया है जो पुलिस वाले थे, लेकिन जो जिम्मेदार थे जिन्होंने इस रीछ को मंगवाया है बाहर से और उसके बाद ये तमाशा इतना सारा उन्होंने एक यहाँ पे बनाया है, यहाँ पर लड़ाई करवाई है रीछ और कुत्तों में, तो क्या उस शख्स को भी गिरफ्तार किया गया है? अभी तक गिरफ्तारी के हवाले से कोई खबर नहीं है और पुलिस जो है ये जिन पर अभी इन्होंने मुकदमा दर्ज किया है ये यानी टाउट के तौर पर भी पुलिस इनको इस्तेमाल करती है। यहाँ जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक लगता नहीं है कि पुलिस थाना सदर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी, ये सिर्फ दिखाने के लिए इनके ऊपर। मदनी ये भी बता दें कि इस तरह के पहले भी यहाँ पर तमाशे होते हैं या फिर ये रीछ को सिर्फ अभी बुलवाया गया है? पहले भी यहाँ पर होते हैं जो महकमा वाइल्ड लाइफ वाले हैं, इस हवाले से उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा सख्त एक्शन नहीं लिया? पहले भी ये कई दफा ऐसे वाकयात यहाँ हो चुके हैं। माजी में अगर हम देखें तो थाना सदर में 2 दफा ऐसे वाकयात पेश हुए हैं इनकी हदूद के अंदर और उसमें थाना सदर के जो SHOs थे उनको भी मुअत्तल किया गया था, लेकिन इनके खिलाफ ना ही कोई जो सख्त एक्शन है अभी तक लिया जाता है और ना ही महकमा वाइल्ड लाइफ के जो लोग हैं वो यहाँ अपनी कोई कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। मतलब बासर लोग हैं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी कोई नहीं की जा रही। मदनी खान बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वीडियो आप देख रहे थे, ये सोशल मीडिया पर बैरून मुल्क के लोगों ने बहुत ज़्यादा शेयर की है जिसकी वजह से पाकिस्तान की बहुत बदनामी हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है इस वीडियो की वजह से कि पाकिस्तान में जानवरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसमें किसकी बदनामी हो रही है? फिर से पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, खेल के मैदान से हमें काफ़ी अरसे से बहुत अच्छी खबरें मिल रही हैं। पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, चाहे वो किसी भी खेल में हैं, वो गोल्ड मेडल भी जीत रहे हैं, सिल्वर मेडल्स भी जीत रहे हैं और बड़े अच्छे से टाइटल्स भी जीत रहे हैं। और अगर मैं बात करूं बॉक्सिंग के हवाले से तो अभी कुछ अर्सा पहले हम मोहम्मद वसीम के हवाले से भी बात कर रहे थे, उन्होंने भी सिल्वर टाइटल जीता है एशिया में, तो ये पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो अभी जनाब 2 और पाकिस्तानी बॉक्सर्स, आपको बताऊं कि एशियन बॉक्सिंग चैंपियन उस्मान वजीर ने कालमी एजाज जीता है। पाकिस्तानी बॉक्सर वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडल ईस्ट चैंपियन भी बन गए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान ही के बॉक्सर आसिफ हजारा ने ABF बॉक्सिंग का टाइटल जीत लिया है। तो हमारे साथ ये मौजूद भी हैं बॉक्सर्स, आसिफ हजारा भी हैं और उस्मान वजीर भी हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान के लिए आपने टाइटल जीता है, आप लोगों को सलाम पेश करते हैं हम, क्योंकि इससे पाकिस्तान का एक रोशन इमेज दुनिया में जाता है। हम जैसे कि बात करते हैं मुल्क में ये मसला वो मसला, जिसकी वजह से लोग पाकिस्तान के हवाले से तनकीद करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे लोग भी हैं जो पाकिस्तान का नाम दुनिया में रोशन कर रहे हैं। सबसे पहले आसिफ, आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपने टाइटल जीता, कितनी खुशी हुई आपको ये जीत कर कि पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, देखिए मैं आज बहुत खुशी क्योंकि मेरे करियर का तीसरा प्रोफेशनल फाइट एशियन टाइटल था और मैंने वो टाइटल विन करके पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अच्छा आसिफ, ABF क्या है? हमारे नाज़रीन को बताएंगे, क्योंकि हम WWF का सुनते हैं, 1-2 और टाइटल्स भी हैं उनका भी सुनते हैं, लेकिन ABF का पहली बार मैं भी सुन रही हूँ गालिबन। क्या है ABL, ये कौन सा टाइटल है? जी देखिए, ABF जो एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन है, जो विन करते हैं वो एशियन चैंपियन बनते हैं, तब जाके वो फिर WBC में रजिस्टर के WBC के लिए IBF के लिए क्वालिफाई करते हैं। अच्छा सही है। उस्मान, आप बताइएगा, आप वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैंपियन बन गए हैं, कितना बड़ा ये एजाज है आपके लिए और पाकिस्तान के लिए? उस्मान, आपको आवाज आ रही है मेरी? मेरा ख्याल है उस्मान तक आवाज़ नहीं जा रही हमारी, लेकिन हम आसिफ से ही बात कर लेते हैं। आसिफ, आप बताइएगा, जो मुकाबले थे उनकी तैयारियों के लिए कितना वक्त लगा और क्या मुश्किलात पेश आई, इस हवाले से ज़रा बताइए, अपनी तैयारी के हवाले से। आसिफ, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं सर,
अच्छा जी, दोनों से कुछ ऑडियो का मसला आ रहा है, उनसे हम बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि पाकिस्तान के लिए यकीनन बहुत बड़े एजाज़ की बात है। कुछ दिन पहले हम मोहम्मद वसीम के हवाले से भी बात कर रहे थे कि मोहम्मद वसीम ने सिल्वर टाइटल जीता है और 2 मरतबा टाइटल जीतने वाले पाकिस्तानी बन गए हैं जिनके नाम ये एजाज़ हुआ है। और अब ये दोनों नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खेल खेला है, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ और उस्मान है। उस्मान, मैं आपसे बात कर रही थी, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैंपियन आप बन गए हैं, कितने बड़े एजाज की बात है ये? जनाब, ऑडियो का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम इन दोनों बॉक्सर से बात कर लें, तो कोशिश करते हैं कि ऑडियो का मसला थोड़ा सेटल कर लें। अभी एक ब्रेक से हम वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक, आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं। आसिफ हज़ारा और उस्मान वज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के ज़बरदस्त से बॉक्सर हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान अब बॉक्सिंग में अपना नाम पैदा करना शुरू हो गया है। तो उस्मान, आपसे मैं बात पूछ रही थी ब्रेक से पहले कि वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट चैंपियन आप बन गए हैं, कितना बड़ा एजाज़ है आपके लिए और पाकिस्तान के लिए किस तरह देखते हैं आप ये? जी बिल्कुल, देखे हैं मैंने मेरी ये सेकंड टाइटल फाइट थी और ऊपर से वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल मिडिल ईस्ट फाइट थी, तो काफ़ी प्रेशर भी था, भी काफ़ी अच्छा था। तो बस जहन में यही था कि ये मैंने जीतना है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना है, पाकिस्तान का एक पॉजिटिव मैसेज देना है। तो बस मेहनत की हुई थी। लास्ट 3 मंथ हमारा ट्रेनिंग कैंप था, तो अल्लाह पे भरोसा था, अपनी मेहनत पे भरोसा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के लिए WBC मिडिल ईस्ट टाइटल जीतने में कामयाब हो गया। तो उस्मान, ट्रेनिंग क्या की थी इससे पहले जो आपने इतना बड़ा टाइटल जीत लिया है? जी बिल्कुल, पहले मेरे पास ऑलरेडी ABF एशियन टाइटल था। अच्छा। तो इसलिए मैं ट्रेनिंग में होता था। तो लास्ट 4-5 मंथ्स हम लोग ट्रेनिंग में थे। तो जब ये फाइट का मैं पता स्पेशल 3 मंथ्स का ट्रेनिंग कैंप हुआ और लास्ट में हम तकरीबन 1.5 महीने पहले हम दुबई आ गए। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप हुआ, नेशनल कोचेज आए, उनके साथ हमने एक ट्रेनिंग कैंप गुजारा जिसमें फिजिकल वर्क, हमारा टेक्निकल वर्क, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब हमने उसको मेंटेन किया यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसका अच्छे रिजल्ट हमें मिल गया। अच्छा, ये वाकई अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने इतना बेहतरीन खेला भी और अल्लाह ताला ने आपको ये एजाज़ भी दिया। तमाम मेहनत जो एक प्लेयर करता है उसके पीछे उसका कोच भी होता है। आपके कोच की कितनी मेहनत थी इस तमाम तर सिखाने में, इस तमाम मेहनत में? जी बिल्कुल, देखे हैं जैसे एक जितना बॉक्सर ट्रेनिंग करता है उतनी जिम्मेदारी एक कोच की भी होती है, क्योंकि जो बॉक्सर कोच की भी इज्जत होती है, कोच भी प्राउड फील करता है। अगर जब बॉक्सर आता है तो उतनी कोच की भी होती है। देखें हमारे जो कोच हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान क्वेटा से है, वापडा डिपार्टमेंट से उनका ताल्लुक। तो उन्होंने काफ़ी मेहनत की, मतलब दिन रात हमें मोटिवेट, आपको पता है काफ़ी, मतलब आप घर से दूर रहना इतना आसान नहीं होता 3-3 महीने। तो हम यहाँ पे होते हैं, हमें मोटिवेट करना, बिल्कुल हमारे पेरेंट्स की तरह हमारा ख्याल रखना। तो आपको पता है कोच काफी स्ट्रगल की, जितना बॉक्सर स्ट्रगल करता है इतना कोच भी करता है। तो माशाल्लाह से जो हमारे कोच हैं लाइक फादर की तरह है, तो हमें कभी फील नहीं हुआ कि मतलब एक कोच है, हमें ऐसे ही फील होता है कि हमारे। अच्छा, कोच की मेहनत भी जाहिर सी बात है, वही आप बात कह रहे थे कि अगर एक प्लेयर कामयाब होता है तो उसका कोच भी उतना ही खुश होता है, क्योंकि ये कामयाबी उसकी असल में कामयाबी होती है। आसिफ, आप बताइएगा आपकी कितनी स्ट्रगल रही है इस मुकाम तक आने में, क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा कि कुछ अर्सा पहले तक बॉक्सिंग को इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं किया जाता था, लेकिन हमने मोहम्मद वसीम को भी देखा, फिर अब माशाल्लाह आप दोनों भी हैं। अब तो कितनी अभी पाकिस्तान में बॉक्सिंग की प्रमोशन की जाती है, या आपके हवाले से जो आपको बजट दिया जाता है, कितना इस सिलसिले में आपको सपोर्ट किया जाता है? जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान में जो बॉक्सिंग को इतना प्रमोट नहीं कर रहे, और जो भी बॉक्सर निकले जैसा कि वसीम भाई है, उस्मान भाई और मैं, वो अपने जोर से निकले, किसी ने ना स्पॉन्सर के, ना सपोर्ट के, ना बाई लेवल से, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। और हम लोगों ने खुद अपने आप के तहत, ना कोई स्पॉन्सर है, और हम लोग और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत किया, इतना तैयारी किया एशियन टाइटल के लिए और बाई WBC मिडिल ईस्ट के लिए किया, और अल्लाह ने हम लोगों को इसका सिला दे दिया और फाइट विन की हम लोगों ने।
चले माशाल्लाह, ये तो हमारी अब दुआएं भी आप लोगों के साथ हैं, क्योंकि आप लोग वही बात आ जाती है कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया के सामने खेल के ज़रिए लाते हैं। तो आसिफ ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो कितना बॉक्सिंग का टैलेंट है, मतलब कितने लड़के हैं जो कि इस चीज़ में, इस खेल में शौक रखते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि सपोर्ट ना होने की वजह से वो आगे नहीं आ पाते। जी बिल्कुल, हमारा राब्ता भी थोड़ा सा लगता है फिर वो लाइन का मसला आ गया है, लेकिन बहरहाल आसिफ भी हमारे साथ थे और उस्मान, और उन्होंने जैसे कि अपनी कामयाबी के हवाले से शेयर भी किया है। पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि इतने ज़बरदस्त खिलाड़ी हमारे पास मौजूद हैं, और जैसे कि बॉक्सिंग में भी अब पाकिस्तान एक अच्छा इमेज दुनिया के सामने ला रहा है। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, आप हम रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, अभी जो ताज़ा तरीन रिसर्च सामने आई है उसके मुताबिक अभी तक 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है, जिसकी वजह से लोग फ़ौरन बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और इसके साथ साथ अब जो ओमिक्रॉन का ख़तरा भी सामने आ गया है, उसकी वजह से भी हुकूमत बार बार कह रही है कि लोग वैक्सीनेशन करवा लें ताकि इस ख़तरे से भी बचा जा सके। कोशिश तो की जा रही है कि किसी तरह भी मुमकिन हो ये जो ओमिक्रॉन है पाकिस्तान में ना आए, लेकिन गुज़श्ता दिनों में भी हमने आपको बताया कि ओमिक्रॉन का एक केस भी रिपोर्ट हो चुका है कराची में। तो अभी जो सूरत हाल है इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आप लाइन पे, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर जावेद अकरम साहब से हम इस हवाले से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिन दिनों ये कोरोना की वबा बहुत ज़्यादा हुई थी, उन दिनों में भी जब वैक्सीन का मामला सामने आया तो बहुत से लोगों ने पोलियो की तरह कोरोना की वैक्सीन को भी ये लगवाने से इनकार कर दिया कि नहीं भाई, इसमें तो पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। क्योंकि पोलियो के हवाले से भी कहा जाता था कुछ हमारे इलाकों में कि नहीं, इसमें कोई ऐसे का मिलावट है, कोई ऐसी चीज़ डाली गई है जिसकी वजह से हमारे बच्चों को नुकसान होगा। तो जनाब डॉक्टर जावेद अकरम साहब से हम बात करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, जो अभी रिपोर्ट सामने आई है कि अभी तक 2 करोड़ पाकिस्तानियों ने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई है, कितना ख़तरा है कि अब जो ओमिक्रॉन सामने आया है इन लोगों को जल्दी अटैक कर सकता है जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई? बहुत शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ जो 2 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा लोगों की अंडर एस्टिमेशन है, और ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है ये एक दुनिया में फिनोमिनन है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारी ज़ाहिर एजुकेशन लेवल और अवेयरनेस लेवल डेवलप्ड कंट्री से बहुत कम है, और लोग अभी भी इस वक्त भी चाहे मुफ्त भी लग रही है और उनके घर घर जाके भी लग रही है, वो इनकार कर रहे हैं। तो उसकी वजह यह है कि कई दफ़ा मिसपरसेप्शन जो होते हैं, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, वो स्ट्रॉन्गर होती है दैन रियलिटी। तो यहाँ भी यही मसला है कि लोग ये समझते हैं कि उससे कोई उनको कमजोरी हो जाएगी या उनकी बुखार हो जाएगा, या उनको जाहिर है बुखार तो हो सकता है, ये तो उनको भी पता है कि कई लोगों को होता है और होना भी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए साइंसदान ये पूरी दुनिया में ये हो चुका है, और ये जो ओमिक्रॉन की आप बात करें ये अफ्रीका से इसलिए आया है कि अब आइंदा जो भी म्यूटेशंस आएंगी ये अफ्रीका से आएंगी, और ओमिक्रॉन में तो खैर 50 म्यूटेशंस आ गई हैं। तो उसमें वजह यह है कि अफ्रीका का मजमूई तौर पे वैक्सीनेशन रेट सिर्फ 6% लोगों को लगी हुई है। तो ये वायरस ने रुखसत तब होना है जब पूरी दुनिया के कम से कम 80% लोग हर मुल्क के लगवा चुके हैं। अच्छा, तो इसलिए हम वैक्सीन में ये कहते हैं नोबडी सेफ अनलेस एवरीबडी सेफ। वैक्सीन डेफिनेटली ओमिक्रॉन अगर आपको होगा तो आपको बहुत सीरियस होगा, आपकी जान को खतरा होगा। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं फिर भी हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता, लेकिन फिर माइल्ड डिजीज होगी। वैक्सीन का जो मकसद ये हरगिज नहीं हमारा होता कि आपको बीमारी ना लगे, ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर ना लगे, लेकिन बीमारी अगर लगेगी तो सीरियस नहीं होगी, आपकी जानलेवा नहीं होगी, और आपको वेंटिलेटर वगैरह पे नहीं जाना पड़ेगा, इवन हॉस्पिटल दाखिल नहीं होना पड़ेगा। मतलब आपका कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम तेज हो जाएगा। या एब्सोल्युटली। और दूसरा सबसे जो बड़ी वजह है वैक्सीन लगाने की वो ये है कि आपने
हमारे दीन में है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचा ली। तो आपने ये वैक्सीन लगा के अपना हिस्सा डालना है इस वायरस को दुनिया से रुखसत करने में, वरना ये मजीद म्यूटेट करती जाएगी और हजारों लाखों करोड़ों तक जिंदगियां, 70 लाख तो ले चुकी है, जिंदगियां लेती जाएगी और अपना साख्त बदल लेगी, और जब बदल लेगी तो फिर वैक्सीन का भी कोई फायदा नहीं होगा, नई वैक्सीन लगवानी पड़ेगी। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, अब सवाल एक ये है जो कि बहुत से लोगों का भी ये सवाल है कि जो कोरोना की पहली डोज लगवाते हैं, एक टाइम होता है जिसके कुछ दिन बाद आपने उसकी दूसरी डोज लगवानी होती है, अगर उसमें ताखीर हो जाती है तो क्या उसका नुकसान तो नहीं है? और अगर नुकसान, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर उसके आपके 6 माह से ज्यादा हो गए हैं फिर आपको दोनों डोज लगानी चाहिए दोबारा। अगर आपके 3 माह इससे थोड़ा सा ज्यादा हुआ है फिर आपको सेकंड डोज ही काफी है। लेकिन अगर आपको दोनों डोजेस पहले लग चुकी हैं, 6 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, तो इस वक्त आपको बूस्टर लगाना चाहिए, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट हमारी अपनी रिसर्च और दुनिया की जो रिसर्च आई है उसमें यह देखा गया है कि आपको 6 माह बाद अगर आप बूस्टर लगवाते हैं तो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा। और आपको लगने के चांस भी कम हो जाते हैं और सीरियस डिजीज के भी इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर ये भी आप बता दें कि जो अगर किसी ने वैक्सीनेशन लगवा ली है, अब 6 माह बाद अगर वो बूस्टर लगवाता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या 6 माह बाद अगर दोबारा वैक्सीन करवाना चाहे तो वही कंपनी की वैक्सीन लगवानी होगी जो पहले लगाई थी, या किसी भी कंपनी की लगवा सकता है? देखें, ये अगर तो उन्होंने कोई वायरल वेक्टर वैक्सीन लगाई है तो बेशक उसी को ही दोबारा लगा लें, जैसे जो चाइनीज वैक्सीन साइनोफार्म वगैरह हमने लगवाई है जो एटेन्यूएटेड वैक्सीन थी। अगर वो मुहैया नहीं तो कोई भी दूसरी वैक्सीन की दोनों के डोजेज लगवाएंगे, उससे कोई खातर खा फर्क नहीं पड़ता। सेम की भी लगवा सकते हैं और दूसरी की भी लगवा सकते हैं, उससे कोई आपके एडवर्स इवेंट यानी कि आपके जान को कोई खतरनाक इफेक्ट वगैरह नहीं होते, और उसकी जो इम्यूनिटी है, जो इम्यून बूस्टिंग एक्टिविटी है, वो उतनी ही होती है, चाहे आप मिक्स एंड मैच कर लें या सेम डोजेस दोबारा लगा लें। अच्छा डॉक्टर साहब, जो कोरोना का नया वेरिएंट जब ये आया ओमिक्रॉन, तब ये कहा जा रहा था कि इसका जो वायरस है इसमें बहुत तेज़ी से चेंजेस हो रहे हैं, तो अगर ये वायरस खुदा न खास्ता पाकिस्तान में ज़्यादा आता है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान में कोरोना से भी बहुत बुरे हालात हुए थे, तो ये किस हद तक ख़तरनाक हो सकता है? क्योंकि जितनी तेज़ी से इसके वायरस की शक्ल में तब्दीली आ रही है उससे लग रहा है ये मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ पैदा करने का बाइस बनेगा। देखें, ये कोई अनहोनी चीज़ नहीं है, ये बहुत बड़े साइज की वायरस है, क्योंकि ये 2 किस्म शाम की वायरसेस मिलकर एक वायरस बनी थी वुहान में 2019 की दिसंबर में, तकरीबन 2 साल पहले, और फिर ह्यूमन को स्विच हुई थी, और ये बहुत रैपिडली डिवाइड करती है, इसलिए इसकी जो चांसेस हैं म्यूटेशन के वो 39,000 हैं, 43,000 टाइम्स ये म्यूटेट कर सकती है। जो ओमिक्रॉन है इसमें 50 म्यूटेशन एकदम आई हैं। देखें, ये अगर हम इसको रुखसत नहीं करेंगे तो ये तो यकीनी समझते चीज कि ये अपनी साख बदलती रहेगी और ज्यादा खतरनाक भी होगी और लगाव भी अपना ज्यादा तेज करती जाएगी एक इंसान से दूसरे को। अच्छा डॉक्टर साहब, लोगों की मालूमात के लिए आप ये बता दें, अगर जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है या नहीं लगवाई है उनको कैसे पता चले कि अगर उन्हें नज़ला ज़ुकाम हुआ है, ये मतलब ये सीजनल है या ये कोरोना है, किस तरह फ़र्क किस तरह पता चलेगा? क्योंकि इस वक्त हम पैंडेमिक में मुब्तला हैं तो हमें बड़ा हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन रखना चाहिए। इवन अगर ऑर्डिनरी नज़ला और ज़ुकाम है तो उनको एलर्जी इख्तियार करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि वो भी एक से दूसरे को इसी तरह लगता है, ड्रॉपलेट के लिए। तो दूसरा ये है दफ्तर वगैरह स्कूल वगैरह बच्चे को नहीं जाना चाहिए कि उसको ये अलामत है, और अगर वो परसिस्ट करता है 1-2 दिन से ज्यादा तो उसका जरूर PCR का टेस्ट कराया जाए। सही, यानी कि टेस्ट करवाया जाए, उससे क्लियर हो जाएगा कि आपको मामूली सीजनल नज़ला ज़ुकाम है। वेस्ट इंडीज के जो खिलाड़ी हैं वो सेहतमंद थे, वो आए उनके, और उनमें से कितनों तकरीबन उनकी 25% खिलाड़ियों को निकल आया, तो ज़ाहिर है टेस्ट कराने से ही पता लगा ना कि उनको है, तो टेस्ट जरूर कराना चाहिए अगर आपको ये अलामत हैं और परसिस्ट करें।
ठीक है डॉक्टर जावेद अकरम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और कोरोना के हवाले से लोगों को एक गाइडलाइन दी है कि ज़रूर वैक्सीन करवाएं, क्योंकि जो लोग वैक्सीन नहीं करवा रहे, अगर तो जिन्होंने वैक्सीन करवाई है कोरोना उन पे भी हमलावर हो सकता है, लेकिन चूंकि वैक्सीन की वजह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होगी, वो उससे लड़ सकते हैं, और अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होगी। एक अहम तरीन ख़बर के हवाले से मैं बात करना चाह रही हूँ। नाज़रीन, हजर अस्वद हम सबको पता है कि जन्नत का वो पत्थर है जो कि ज़मीन पर मौजूद है, और जब हम उम्रा या हज पर जाते हैं तो उसको चूमने की सआदत हासिल करना हर कोई चाहता है। हर किसी की ये ख्वाहिश होती है कि हजर अस्वद को अपनी ज़िंदगी में एक बार ज़रूर चूमें, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जिसने हजर अस्वद को चूमा उसके तमाम गुनाह धुल जाएंगे। तो जनाब, हजर अस्वद के हवाले से अब सऊदी हुकूमत की जानिब से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, और ये जो हजर अस्वद के हवाले से ये बात सामने आ रही है कि अब वो डिजिटल टेक्नोलॉजी के ज़रिए हजर अस्वद को वर्चुअल देखने का आगाज़ किया जाएगा। किस तरह वर्चुअल दिखाया जाएगा, कुछ इस हवाले से कन्फ्यूजन है, मैं खुद भी इस हवाले से जानना चाहती हूँ। हमारे रिपोर्टर अहमद बशीर हैं सऊदी अरब से, उनसे हम इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। अहमद बशीर साहब, ये बताइएगा कि अब जो सऊदी हुकूमत ये नया इनिशिएटिव लिया है, हजर अस्वद को मतलब वर्चुअल देख के चूमा जा सकेगा या उससे सआदत हासिल की जा सकेगी, ये क्या जो उम्रा हज ज़ायरीन हैं उनके लिए है? जी, ये जो कल ही इस चीज़ का इफ्तिताह हुआ है, इसका इफ्तिताह जो है वो डॉक्टर अब्दुर्रहमान सदेस ने किया है, और ये इसका आगाज जो है वो बाकायदा शुरू हो गया कल से कि अब आप इसको वर्चुअल जो डिजिटल है उससे आप महसूस कर सकेंगे। आप घर बैठे आप जहाँ पे भी हैं वो उसको महसूस कर सकेंगे, उसको हाथ लगा सकेंगे, चूम सकेंगे। ये इसका आगाज तो कल हो चुका है। देखिए, अब ये करते क्या सऊदी गवर्नमेंट करती क्या है कि क्या ये सिर्फ उम्रा ज़ाहिरीन के लिए या हज ज़ाहिरीन के लिए या जो लोग यहाँ पे हैं उनके लिए, सबके लिए होगा? ये आपको कुछ दिनों के अंदर इसकी जो डिटेल है वो सामने आ जाएगी। अच्छा, तो इस हवाले से क्या बताया जा रहा है सऊदी हुकूमत की जानिब से, ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया? जो हज या उम्रे के वक्त, ज़्यादातर तो हज के वक्त ही होता है, रश बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है गुज़श्ता कुछ सालों में, तो क्या उस रश को कंट्रोल करने के लिए या ये कोशिश करने के लिए कि हर शख्स जो है वो हजर अस्वद को वर्चुअली देख सके, इसकी सआदत हासिल करे, इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है? देखिए, ये आपको पता है कि देखिए बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, जी जी, बहुत बड़ा, बिल्कुल हज के ऊपर बहुत बड़ा इज्तिमा होता है, क्योंकि अब तो उम्रा जो है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा इज्तिमा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, खास तौर पे रमजान में हम देखते हैं। हाँ जी, हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि वो हजर अस्वद को हाथ लगाए, उसको चूमे, और रश की वजह से जो है वो बेशुमार लोग जो है वो ये सादत हासिल नहीं कर सकते हैं। और अब तो ये जो एक, क्योंकि आप देख लें कि नया सऊदी अरब है, एक डिजिटल सऊदी अरब है जिसमें बेशुमार चीजें चेंज हो रही हैं, और हरमैन के अंदर भी, मक्का और मदीना के अंदर भी बेशुमार चीजें चेंज हो रही हैं, और बेशुमार आसानियां पैदा की जा रही हैं हुज्जाज इकराम के लिए, उम्रा ज़ायरीन के लिए, और यहाँ पे जो लोग हैं जो उम्रा के लिए जाते हैं उनके लिए बेशुमार आसानियां जो है वो लेके आई जा रही हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा कदम है। बिलखुसूस खवातीन जो हैं जब यहाँ पे आती थी उनके लिए बड़ा मसला होता था कि वो बिल्कुल करीब नहीं थी जा सकती हजर अस्वद के। अब तो सऊदी गवर्नमेंट ने एक और बड़ा जबरदस्त इक़दाम किया है कि खवातीन के लिए भी उन्होंने ये एक शुरा के सामने बात पेश की जा रही है कि खवातीन के लिए 2 घंटे महसूस किए जाएं जिसमें वो हजर अस्वद को बोसा दे सकें, उसको हाथ लगा सकें, अच्छा। और जो खवातीन, हाँ जी, और जो खवातीन जो है वो नहीं, वो 2 घंटों में भी वो नहीं कर सकेंगी, तो उनके लिए वर्चुअल जो यहाँ डिजिटल सिस्टम लाया जा रहा है तो इसमें वो भी ये सादत हासिल कर सकें। ये तो बहुत ज़बरदस्त सी बात है, क्योंकि मुझे याद है जब मैं उम्रा करने गई थी तो मुझे बड़ी मुश्किल पेश आई थी हजर अस्वद तक पहुंचने में, लेकिन ये भी अल्लाह का शुक्र है कि मैंने हजर अस्वद को बोसा भी दिया, उसको हाथ भी लगाया। ये यकीनन बहुत बड़ी सादत की बात है हम सब के लिए। अच्छा, ये बताएगा अहमद बशीर साहब कि जो लोग सऊदी अरब में मौजूद नहीं हैं, क्या वो भी सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं वर्चुअल हजर अस्वद की सादत, उसको देखने का, उसकी ज़ियारत करने का? जी, मैंने जैसे आपको बताया, देखिए ये कल ही अभी इसका यहाँ पे डॉक्टर अब्दुर्रहमान सदेस साहब जो है उन्होंने इफ्तिताह किया है। अब ये फ्यूचर में क्या क्या चीजें होती हैं ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में मजीद इसकी डिटेल जो है सामने आए। अच्छा, तो वर्चुअली मतलब एक चीज़ जो है, जब आप वर्चुअल लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो आपके जहन में वर्चुअल ग्लासेस भी आते हैं या जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो आती हैं, तो क्या अब ये चीज़ें भी साथ साथ होंगी कि वर्चुअल देखने के लिए आपको वो ग्लासेस लगाने पड़ेंगे? बिल्कुल, यही बिल्कुल वर्चुअल ग्लासेस जो है वही होंगी, उससे ही आपको जो है वो महसूस कर सकेंगी, आप उसको बोसा दे सकेंगी, आप उसको महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल
हरम के अंदर मौजूद है। अच्छा। ऐसा महसूस होगा। और एक और बड़ी जबरदस्त चीज है कि इसके साथ साथ मकाम इब्राहिम की बड़ी नायाब तस्वीरें जो है वो सामने आ गई हैं। जदीद टेक्नोलॉजी से आप मकाम इब्राहिम को भी देख सकेंगे, क्योंकि आप महसूस करेंगे कि आप बिल्कुल हरम के अंदर मौजूद हैं और आप जो है वो मकाम इब्राहिम की भी ज़ियारत कर रहे हैं, आप खाना काबा की भी ज़ियारत कर रहे हैं, आप हजर अस्वद को भी हाथ लगा रहे हैं, बोसा दे रहे हैं। ये सारी चीजें जो है वो। अच्छा, इससे आपकी इस बात से मुझे ऐसी फील आ रही है कि जैसे जो लोग उम्रा या हज नहीं भी कर रहे वो भी इन तमाम मकामात की ज़ियारत कर सकेंगे, वर्चुअल टेक्नोलॉजी के जरिए इन तमाम मकामात को देख सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ही ऐसे ही है। मैंने आपको बताया कि देखिए सऊदी अरब के अंदर बड़ी तेजी के साथ तब्दीलियां आ रही हैं। बिल्कुल सऊदी अरब, हाँ जी, एक डिजिटल सऊदी अरब जो है आपको आने वाले एक बड़ी जिद्दत है यहाँ पे। बेशुमार चीजें जो है वो चेंज हो रही हैं। मलिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और बिलखुसूस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज, उन्होंने जो है वो एक बिल्कुल चेंज करती हैं चीजें, आसानियां पैदा करती हैं बिलखुसूस हरमैन के अंदर मदीना और मक्का। आप जब उमरा पे आई हो तो आपने शायद एक चीज देखी होगी कि पहले यहाँ पे एक चीज उन्होंने की थी। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, हम सबको पता है कि पाकिस्तान में रोज़ाना हज़ारों नहीं लाखों शहरी भूखे सोते हैं। खुराक की कमी या ना होना एक बड़ी वजह है, लेकिन इसी मुल्क में हम ये देखते हैं कि जो बहुत से लोग हैं वो 2 से 3 वक्त का खाना रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ाया भी करते हैं। लोग अक्सर खाना ज़्यादा बना लेते हैं, घर में कोई नहीं खा रहा तो उसको कुछ दिन फ्रिज की जीनत रखेंगे, उसके बाद उसको कूड़े में डाल देंगे। हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि अगर वो खाना हम लोग नहीं खा रहे तो हम वो किसी और को दे दें, किसी ज़रूरतमंद, किसी गरीब को दे दें, ताकि किसी भूखे की 2 वक्त की या चले 1 वक्त की रोटी ही उसको मिल सके। हम लोग ये सोचते हैं कि बजाय किसी को देने के इसको कूड़े में फेंक दो, किसने खाना है, कोई भी नहीं खाएगा। और जैसे कि कुछ दिन पहले भी मैं एक प्रोग्राम में बात कर रही थी कि हम लोग अपने आसपास नहीं देखते हैं कि कौन ज़रूरतमंद है। अगर हम ये देखना शुरू कर दें तो जो खाना हम कूड़े की जीनत बनाते हैं वो शायद किसी के पेट में चला जाए। तो जनाब, ये पाकिस्तान के हवाले से भी ये तहकीक भी सामने आई है और इसी हवाले से हम बात भी करेंगे। हसनैन जमाल राइटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हसनैन साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। हसनैन साहब, पाकिस्तान के हवाले से जो तहकीक सामने आई है उसमें ये बात जो ख़ास तौर पे वाज़े कही गई है कि लोग खाना किसी गरीब को देने के बजाय कूड़े में फेंकना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये सोच है लोगों की, ये क्या हम लोगों की पस्ती एक वाली सोच है, इसको ये कहना चाहिए या ये कहना चाहिए कि हम लोग किसी दूसरे का पेट नहीं भरना चाहते इसलिए हम वो खाना कूड़े में डाल देते हैं? देखिए, इसमें पस्ती तो नहीं है एज सच, केयरलेसनेस, ऑल अबाउट केयरलेसनेस। जैसे हम अपने बच्चों को कहते हैं ना कि तुम बेटा फलां चीज का ध्यान नहीं रखते, तो हमारे जहन में नहीं आती कि इवन अगर आपके टमाटर का एक हिस्सा गला हुआ है तो उसे काट के दूसरा हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं आप, ठीक है। आप खुद ना करें, को दे दें और ये कह दें कि भाई ये इस तरह इस्तेमाल कर लो, बजाय फेंकने के। टमाटर एक ऐसी कमोडिटी है कि जो हम समझते हैं कि हमारे किचन में तो हर एक के किचन में होगी, भाई वो ऐसा सीजन भी आता है कि 350 रुपए किलो तक भी जाता है, ठीक है। तो ये मैं आपको मिसाल, इस तरह बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो हम ये समझ के फेंक देते हैं कि ये तो किसी के भी खाने की नहीं है और किसी के भी नहीं है। वी आर नो वन टू डिसाइड दैट। आप तो सही बाहर आप देखें तो सही के हालात क्या हैं। लोग 2 वक्त का खाना जो है वो काले चने खरीद के भी पूरा कर लेते हैं। दिस इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, ठीक है। देखिए, एक तो वो तबका है जो मांग के खा रहा है, दे आर हैप्पी। एक वो है जो थोड़े मिडिल क्लास की हैं, जो हम लोग लड़ रहे हैं, और एक अमीर है जो एक बीच में बिल्कुल व्हाइट कॉलर वाला है, बेचारा वो फंसा हुआ है, वो ना किसी को कह सकता है। तो अगर कोई ऐसे लोग आपके आसपास हैं, कोई ऐसे मुलाजमीन हैं जो आपके घर में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बंदा है जो आपको लगता है वो मजबूर है, आप उनसे एटलीस्ट पूछ लीजिए। आप रकम से मदद नहीं कर सकते तो आप उन चीजों से कर सकते हैं जो आपके फ्रिज में ठुस के भरी हुई होती है। बिल्कुल स्टोर का मंजर पेश कर रही होती है फ्रिज भी। एग्जैक्टली। आप देखें, आप अभी जाके मतलब किसी भी घर का फ्रिज खोल लें, जो सब्जी वाला खाना है उसके आखिर में वो धनिया पुदीना गला सड़ा हुआ पड़ा होगा। जो फ्रीजर है उसके पीछे पता नहीं कितनी चीजों के स्टैक्स लगे होंगे जो आपको पता भी नहीं होंगे, जो आपने निकाल के फेंक देनी है। तो उन प्रॉपर टाइम पे आप जो है वो किसी को दे दीजिए, बजाय इस तरह डिस्पोज ऑफ। एक दिन लाइट जाएगी, पूरा दिन आपका फ्रिज सारा का सारा उजड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। उस तक तो आप जो है आपके पैसे बकौल आपके वेस्ट होने हैं, तो उससे पहले भाई वो सब निकालें, उसको फारिग करें, किसी को दे दें।
मतलब ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं कि इसमें कोई बहुत ज्यादा आप मुखय्यर हजरात वाली फीलिंग आपके अंदर आ जाएगी, नहीं। देंगे इसके बिल्कुल अपने घर से देखें किसी के काम आ सकते हैं तो आप आ जाए, उसमें क्या बुरा है। मतलब एक चीज जो आपकी जाय हो रही है वो आप किसी के इस्तेमाल में ले आए। अच्छा हसनैन साहब, चलें ये तो एक ये सोच हो गई ना कि आपके घर में खाना मौजूद है। एक सोच ये है कि हम जब शादियों में जाते हैं तो सबकी कोशिश होती है कि बस अपनी प्लेट को भर लें, लबालब भर लें और कोई चीज़ रह ना जाए, कोई आइटम रह ना जाए खाने पीने का। और जब वो हम खाना खा के उठते हैं तो ऐसा लगता है कि जितनी प्लेट भरी थी उतनी ही वैसे ही छोड़ दी है। ये भी ज़ाया करने का एक एलिमेंट है। एक तो चलें आपने बात की कि शौरी या लाशौरी तौर पे हम लोगों को नहीं पता चलता, हम लोग वो खाना बजाय किसी को देने के कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन जो ये एक ज़ाया करने वाली सोच है, इसका मतलब है हम लोगों में एहसास जिम्मेदारी ही नहीं है खाने के हवाले से कि हम लोग इतना डालें जितना हम खा सकें। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, एहसास से जिम्मेदारी जो है वो एक नहीं है, और दूसरा ये कि ये हमारी सदियों की भूख है। हम लोगों ने एक से तक जंगें देखी हैं, सख्त मौसम देखे हैं, जो भी आया उधर से गुजरा है, हमें मतलब हमारे ऊपर हाकिम होके और फिर वो आगे गया है, ठीक है ना। उसका फर्ज था कि इस पट्टी को तो फतेह करना ही करना है। तो वो जो जंगें होती थी, ये सब जो चीजें थी, इनके दरमियान जो मतलब एक कहत का भी सामना होता था, एक आप कहिए कि गैर यकीनी कैफियत होती थी, वो हमारे अंदर ऐसे बैठ गई है कि हम लोग जब तक अपने पास 6 महीने का खाना स्टोर नहीं करते, हम लोग कहते हैं यार हम लोग महफूज नहीं है। अभी कोरोना आया था कि लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर टूटे पड़े हुए थे, बिलीव यू, उनके पूरे रैक्स खाली हो गए थे। ये पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूँ, इन द वेरी बिगिनिंग। मैं खुद भी ये सब कुछ देख चुकी हूँ। तो और अपने घरों की गवाही आप खुद देंगी कि मतलब ढेरों की तादाद में लोग चीजें लाके रख रहे थे कि यार कल खत्म हो जाएंगी, और मतलब ऐसा नहीं होता, खत्म भी हो जाएंगी तो फौत कोई भी नहीं होगा। मतलब ये कि बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो आप खा के गुजारा कर लेंगे, बट लाइक लेट द टाइम कम। आप इतना ज्यादा जो है वो ओवर प्रोटेक्टिव होके और वो चीजों के ढेर लगा के कोई फायदा नहीं है। मतलब ये कि उसमें आप और कुछ भी नहीं कर रहे, बस जिसको जरूरत है वो नहीं ले पाता, क्योंकि आपके लेने की वजह से वो चीज महंगी भी हो जाती है। ऑफ कोर्स जब आप जरूरत से ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो चीजों की बहरहाल चूंकि डिमांड बढ़ेगी तो चीज महंगी होगी। ऐसा ही है। अच्छा हसनैन साहब, कहीं ना कहीं अगर ये कहा जाए तो मेरा ख्याल है गलत नहीं होगा कि हम लोग थोड़े से कम्प्लेक्स नेचर के हैं, कि मतलब हम लोगों में एहसास से कमतरी है या एहसास से बरतरी है कि जब हम लोग अपने घर में खाना ऑर्डर भी करते हैं, अगर कोई मेहमान आया है तो हम लोग ये सोचते हैं कि अच्छा ज़्यादा खाना मंगवाएंगे तो नाक ऊंची रहेगी, चाहे वो 2 लोग हैं, हम 4 लोगों का खाना मंगवाते हैं कि अच्छा खाना, ये सोच नहीं कि खाना कम ना हो जाए, ये होता है कि मेहमान कहेगा अच्छा इसने इतना कम मंगवाया है। ये सोच भी हम लोगों की है जो कि खाना ज़ाया करने का बायस बनती है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने लिखा भी था इस बारे में, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने उसे भी पढ़ा और उसे तवज्जो काबिल समझा। वो मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा। किस्सा यही है कि मतलब अब 2 दोस्त आपके आए हैं, ठीक है, फर्ज किया एक अमेरिका से आया है और एक कहीं कराची से आया है। आप कभी ऐसा नहीं करेंगे कि उनके सामने सिंपल जो है वो 1.5 किलो कढ़ाई गोश्त मंगवा के रख लेंगे, आओ भी खाओ। बिल्कुल, आपकी तवाज़ुन, उसके अंदर इतने एलिमेंट्स शामिल हो गए हैं कि वो तवाज़ुन 6 बंदों का खाना आपकी मेज पे धरवा लेती है। खाना आना चाहे वो हो सकता है वो बंदा खाने वाला ही थोड़ा हो, मतलब यू वुड नेवर आस्क हिम कि यार तूने क्या खाना है, तू कितना खाता है, मतलब थोड़ा सा उससे मशवरा नहीं। आप तब मुतमईन फील करेंगे जब आप खुद से ढेर सारा ऑर्डर देंगे। अच्छा, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कुछ मेहमान होते हैं, उनकी भी ये सोच होती है हसनैन साहब के इन्होंने हमारे सामने अगर 3 से 4 आइटम्स नहीं रखे हैं खाने पीने के तो इन्होंने तो हमारी इज्जत ही नहीं की। डिस्करेज कीजिए उन मेहमानों को मेज पे बैठ के बता देंगे मैं तुम्हें गिफ्ट दे दूंगा चाचा, कोई और कीमती चीज दे सकता हूँ, लेकिन इस चीज के ऊपर क्यों पैसे जाया करते हो, किसी और का आ जाता है। तो ये हो सकता है, देयर कुड बी 101 पॉसिबिलिटीज कि जिस तरीके से हम मतलब उस मेहमान को जरा सा हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारा एक मुहावरा है यार जो दाल रोटी है हाजिर है, तो मेक इट प्रैक्टिकल, कि दाल रोटी को थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी में लाएं, उसको सिंपल मेन्यू ऑफर करें, इट कुड हैपन, मतलब इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा हसनैन साहब, आपकी किताब भी है दाढ़ी वाला, अभी आप उसके हवाले से भी बात कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि आपने सोसाइटी के कई ऐसे के पार्ट्स हैं, ऐसे इश्यूज हैं जिनको उसमें आपने रेज किया है। ये जरा बताइएगा उस हवाले से कौन कौन से ऐसे मेन इश्यूज हैं जिनके बारे में आपने बात की है। देखिए उसका जो पहला आर्टिकल है ना वो ये है कि औरतों के मूड एवं ही नहीं खराब होते।
दैट आर्टिकल इज ऑल अबाउट हाउस कोर्स, जो आप घर के काम कर रही होती है ना। मैं इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 3-4 साल से मुझे नौकरी की वजह से आना पड़ा इस्लामाबाद, तो जब मैं यहाँ आया तो वो सारे काम मैं खुद करता हूँ, ठीक है। अब उसमें कुछ भी है, आटा गूंदना, रोटी पकाना, घर की सफाई, ये वो करने के बाद जो रूहानी किस्म के दर्द निकलते हैं ना इधर उधर से, वो एक आदमी वैसे इमेजिन नहीं कर सकता भाई। बिल्कुल। मतलब जब आप घर आए और आपने बेगम को देखा कि उनका मूड खराब है, तो आप कहती हैं यार इसका तो मुंह हमेशा ऐसे ही रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है, वो काम करने पड़ते हैं जिसकी वजह से उसका मुंह ऐसा रहता है। तो पहला आर्टिकल ये है। फिर उसके बाद उसमें ये है कि हम लोग जैसे अपने घर बनाते हैं और घरों ड्राइंग रूम बहुत बड़ा होता है, बेडरूम कंप्रोमाइज हो जाते हैं। ड्राइंग रूम में महीने में कितने लोग आते हैं आपके यहाँ? आप मुझे बताइए, आपके जो मेहमान आते हैं वो लाउंज में बैठते हैं या ड्राइंग रूम में बैठते हैं? ज्यादातर तो लाउंज में बैठते हैं। एग्जैक्टली। तो ड्राइंग रूम वो स्पेस है जो हम डेलिबरेटली जाया करते हैं साल में 1-2 आने वाले मेहमानों के लिए, कि उनको हम अपना ग्रैंडर शान दिखाएंगे। उस चक्कर में बेडरूम भी फार होता है, वो भी कंप्रोमाइज होता है, आपका लिविंग का भी स्पेस कंप्रोमाइज होता है। और मतलब एक ये टॉपिक था। उसके अलावा फिर आप देखिए कि उसमें फिर ये कि हाँ, मेरी बेटी है, उसकी सालगिरह पे हमेशा मैं उसको खत लिखता हूँ। तो अभी वो माशाल्लाह 15-16 साल की हुई, तो उसको एक खत लिखा। उससे पहले के भी हैं, मतलब उसमें वो रिकॉर्ड भी है। प्लस पिछले इनफैक्ट 10 साल से जो कुछ मैं लिख रहा था, उसमें से जो चीजें सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा पसंद की गई थी, इट वॉज नॉट अबाउट माई चॉइस, इट वॉज अबाउट द रीडर्स। जो चीजें उन्होंने सबसे ज्यादा पसंद की थी वो 80 या 85 आर्टिकल्स उस 400 बल्कि 450 सफ़े की किताब में हैं। तो वो चीजें के अंदर मैंने शामिल। अच्छा हसनैन साहब, लेकिन हमारी अगर देखा जाए तो मेजॉरिटी क्लास जो है हमारी सोसाइटी में वो किताबें पढ़ने वाली नहीं है, ये हम सबको पता है। ऐसे लोगों को अवेयरनेस किस तरह दी जाए कि जिन लोग चीज़ों को हम फ़ख्र समझ रहे हैं वो असल में फ़ख्र नहीं है, हमारी शर्मिंदगी या हमारे लिए जवाल का बाइस हैं। जैसे ये खाना ज़ाया करने वाली बात भी हम कर रहे थे, हम लोग शौरी या लाशौरी तौर पर खाना ज़ाया कर देते हैं। हम लोगों के जहन में ये नहीं आता कि इस बचे हुए खाने से हम किसी और का पेट भर सकते हैं। किस तरह के फॉरम्स को हमें यूज़ करना चाहिए? एक तो मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में आपका शुक्रिया अदा किया था, मैं अभी भी करूंगा कि देखिए ऐसे सेन दिमाग मौजूद हैं जो अभी भी समझते हैं इन मौजूआत पे बात हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप देखिए आप तक ये पहुंच गया सोशल मीडिया के जरिए। तो हिस्सा ये होता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मुबल्लिग हूँ या मैं कोई बहुत ज्यादा दावा करता हूँ कि मैं आपको सीधी राह दिखाने आया हुआ हूँ और मैं आपको इखलाकी तकरीरें करूंगा, ऐसा हरगिज नहीं है। लेकिन ये बहुत नीश सेक्टर हैं, बहुत मतलब बारीक चीजें जिन पे हम गौर नहीं कर रहे होते। कोशिश मेरी सिर्फ ये होती है कि जब मैं किसी और मौजू पे बात नहीं कर सकता, जो एक हमारे यहाँ एक पूरा कल्चर है, डेवलप है कि अगर आप पॉलिटिकल मामलात पे बात करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा ब्लंट होना पड़ेगा, आप नहीं होंगे तो खुद से बेईमानी कर रहे होंगे। अगर मैं उस पर बात नहीं कर सकता तो मैं इन मौजूआत पे बात करूंगा कि जिनके जरिए मैं बहरहाल वो सब टैबूस हटा सकूँ आपके दिमागों से कि जो हमारे यहाँ मुरव्वज हैं। तो उसमें खाने का जो है, आप तस्वीर के जरिए आप एक सिंपल प्ले कार्ड उठा लें और एक खाली प्लेट उठा लें और आप उसके ऊपर लिख दें कि देखो मैंने जो खाया वो खत्म हुआ। इट कुड बी आप ट्विटर पे 5-6 दोस्तों के साथ मिलके कोई हैशटैग निकाल सकते हैं। तहरीरें अच्छा लोग पढ़ते हैं, थिंग इज कि वो एक अलग कहिए कि दुनिया है कि जो पढ़ने वाली है। बहरहाल वो मौजूद हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पे असर हो जाता है, बट ज्यादा असर जो है वो ग्राफिक का होता है या किसी वीडियो का होता है। तो उन मीडियम्स को हम काम में ला सकते हैं। गवर्नमेंट की सतह पे ये मुहिम चल सकती है कि भाई खाना बचाने का कोई रिवॉर्ड अनाउंस हो होटल्स में, कि जैसे जो होटल हमें बताएगा, हमें अपने स्टैट्स देगा कि हमारा खाना प्रॉपर कहाँ यूटिलाइज हुआ, हम उसको इतना रिबेट दे देंगे। आप ये 2% रिबेट भी अगर उनको मिल जाता है तो होटल इस पॉलिसी पे बहुत सख्ती से अमल करेंगे, लोगों से करवाएंगे। मतलब there could be 101 possibilities। शादियों में लंच बॉक्स एक जमाने में मैंडेटरी हुआ था, that was the supreme most thing in my whole life, मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से हुआ था। आप देखिए कि उसके बाद कितना मजे का सीन होता था, बैठे हुए मेजों पे सामने आ गया, आराम से तमीज से आपने खा लिया, जो बचा वो आपने उठाया, लपेटा और या तो साथ ले गए या वहीं रख गए, निकल लिए, जाया नहीं होता था ऐसे ही है। तो वो बड़ा सिस्टम था, वो हो सकता है। उसके अलावा होटल्स में भी यही है कि आपको बजाय जो वेटर है वो ये कहे कि सर ये जो आप मंगा रहे हैं मुझे लग रहा है ये थोड़ी पड़ जाएगी, ये अक्सर इट हैपेंस, ये बिल्कुल तो ऐसे ही होता है। तो आप
आपको सही राय दे। आप उसको बोले यार मैं तुम्हें 500 रुपए टिप दे दूंगा, लेकिन मेरी जान मुझे ये बता दो कि जो मैं खाना मंगा रहा हूँ ये मैं ज्यादा तो नहीं मंगा रहा, सच्चाई मुझे बता अच्छा, दो। तो ये मेरा मसला ख्याल होता है शायद होटल्स में कि आप क्वांटिटी पूछते हुए शर्मा भी रहे होते हैं और जो सामने से वेटर है वो भी बताते हुए थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है कि अच्छा हम अब इनको क्या क्वांटिटी बताएंगे, कितने पर्सन्स की क्वांटिटी है। अपने आप को गरीब लगते हैं। अब मैं हमारी जाऊँ यार मैं ये सर्वे मंगा रहा हूँ, ये कितने बंदों की है। मैं तो आप यकीन कीजिए, आप हवारी पीसी या आप चाइनीज होटल्स एक जमाने में बहुत ज्यादा कहते हैं, आप वहां जाएं किसी और बड़े होटल में जाएं, बल्कि आई एम सॉरी मैंने नाम ले लिया, मैं इनको छोड़ दें, आप बात कीजिए अभी फिलहाल थाई रेस्टोरेंट्स की, ठीक है। थाई रेस्टोरेंट्स में आप जाएं या चाइनीज रेस्टोरेंट्स में एक फैशन है, आप उनके नाम देखें, उसके बाद आप उन नामों में से कुछ भी ऐसे अक्कड़ बक्कड़ करके मंगा लेंगे और वो आएगा तो पता लगेगा प्लेट पे इतना सा साग पड़ा हुआ है और साथ में पापड़ है और साथ में बिल्कुल और वो बिल आप 2000 रुपए दे के मूंछों पे ताव दे के निकल रहे होंगे। क्या कर रहे हैं आप यार? मतलब पूछे बैठ के, कोई आपको जाहिल नहीं समझेगा, नो इशू। मतलब उनके लिए आप एक चेहरा है जो आएगा और चला जाएगा। है एक तो आपने अपनी जेब देखनी है, दूसरा आपने अपना पेट देखना है, जो बहुत जरूरी है कि देखें कि आपके पेट में कितना खाना जा सकता है, कितना बर्दाश्त कर सकता है। हसनैन जमाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपकी गुफ्तगू का, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। एक छोटी सी ब्रेक से हम वापस आए, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आजकल एक ड्रामा ज़बान ज़दे आम है, वो है परीज़ाद। और अगर उसकी स्टोरी की अगर हम बात करें तो जो रिवायती ट्रायंगल, लव ट्रायंगल हैं, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ड्रामा। अगर हम ये बात करें सोसाइटी के कुछ ऐसे इश्यूज़ को उठाया गया इस ड्रामे में जिन पे अक्सर हम बात करते हुए थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, जो हमारी खूबसूरती के मेयार हैं या जो हमारी कामयाबी के मेयार हैं, उसके बारे में इस ड्रामे में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया गया है। बल्कि अभी प्रोग्राम के आगाज़ में भी जब हम फॉग पे बात कर रहे थे तो हमारे रिपोर्टर बता रहे थे कि लोग जहाँ पे फॉग ज़्यादा है जिन इलाकों में, वहाँ पर गाड़ियाँ स्लो करके तो वो गाड़ी में परीज़ाद ड्रामा देखते हुए गुजर रहे हैं। तो उस पर भी मुझे थोड़ी हंसी आई थी कि अच्छा परीज़ाद अब इतना हर जगह देखा जा रहा है कि लोग गाड़ियों में भी जाते हुए परीज़ाद देख रहे हैं। तो जनाब, परीज़ाद के हवाले से उसकी असल में स्टोरी ने हम सोसाइटी पे कितना असर डाला है, और अगर इसकी शोहरत की बात करूं तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी इसकी शोहरत के डंके बज रहे हैं। ये गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल सच बात मैं आपको बता रही हूँ कि परीज़ाद हमारे हमसाया मुल्क में भी बहुत शौक से देखा जा रहा है। तो जनाब, परीज़ाद ही के एक किरदार इफ्तिखार रफ़ी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे हम इस ड्रामे के हवाले से भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। वैसे मुझे लोग कहते हैं क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ? मेरी जो कंटिन्यूटी वो बोलते हैं। हमारी जो खूबसूरती के मेयार हैं और हमारी कामयाबी का जो एक स्टेटस लोग देखते हैं कि अच्छा जो शख्स कामयाब है वो खूबसूरत नहीं भी है तो चलो ठीक है, सही है, चल जाएगा। तो आप इस ड्रामे को किस तरह देखते हैं ओवरऑल? देखिए जी, परीज़ाद एक ऐसा नौजवान है जो सॉफ्ट स्पोकन है, ख्वाब देखता है, माफ़ कर देता है, लेकिन बैक एट द सेम टाइम वो एक हठहराम है। और जिस लड़की को पढ़ाता था उसी के साथ उसने मुआशका किया और फिर कमाता भी कुछ नहीं, फिर आगे चलता रहा है वो। और जो लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है उस पर आशिक हो जाता है, पैसा कमाना चाहता है लेकिन बगैर मेहनत के। फिर वो एक जगह पे पहुंचता है, एक माफिया जो चीफ है या ट्राइकोन है, बहरोज करीम से मिलता है। फिर वो उसकी बीवी की ड्यूटी के दौरान पहले बीवी से मिल जाता है, फिर वो माफ़ कर देता है। फिर वो माफिया किंग जो है वो खुदकुशी करता है, तो उसकी जगह वो झूठ बोलता है कि इसकी बीवी को मैंने कत्ल किया था, झूठा इल्ज़ाम लेता है। झूठ भी बुरी बात है। फिर वो जब जेल से बाहर आता है तो वो किंग बन चुका होता है बहरोज करीम। तो फिर वो पैसे जो कि उसकी मेहनत के नहीं है, तोहफे में मिले हैं, वो पैसे बांट रहा है लोगों पे। अब लोगों को दरअसल ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। आपको पता है कि ज़ियाउल हक के दौर में इतना समाज के ऊपर दबाव था कि लोगों ने सुल्तान रही जब वो देखते ना जो करना चाहते थे, क्योंकि वो एक डिक्टेटर था, तो वो फिर स्क्रीन पे देखते थे कि उन्होंने कहा डिप्टे मार दिया, उन्होंने कहा यार ये ठीक है, तो वो जाके सिनेमा बैठ जाते थे कैथारसिस के लिए। सही। तो पूरी कौम, कोई भी इंसान हो दुनिया में, वो परीज़ाद होता है अंदर से। मैं अपने बचपन में चाहता था कि एक रात में सो के उठूँ तो मेरे सिराने से डॉलर्स निकल आए, या मैं ये चाहता था कि रात को मैं माल रोड पे मैटनी शो देख के निकलूं रीगल सिनेमा से, और मतलब आसान दौलत हर कोई चाहता है। पैदल जा रहा हूँ और एक गाड़ी लहराती हुई आए, वो खंबे में लगे, उसमें से एक अंकल गिरे, मैं उनसे कहूँ अंकल क्या हुआ, तो वो कहें जी मेरा पार्टनर मेरे पीछे है,
ये एक जायदाद के कागज मेरी बेटी तक, अकलौती बेटी तक पहुंचा देना, और ये बैग तुम्हारा। जब मैं बैग खोलूं तो वो नोटों से भरा हुआ। तो दरअसल हमारी हसरतें हैं, हम सब तरक्की करना चाहते हैं और शॉर्टकट मारना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के वसात से ये कहूँगा, मुझे 54 साल में तलाश के बावजूद कभी कोई बहरोज़ करीम मेरी ज़िंदगी में नहीं आया। अच्छा, मैं अगर यहाँ पहुँचा हूँ तो मैं अपनी मेहनत से और अल्लाह की करम नवाजी से और अपने माँ बाप की दुआओं से हूँ। मुझे कमाली का किरदार मिलने में 28 साल लगे हैं। देयर इज़ नो शॉर्टकट। मतलब ये आपने बहुत अच्छा एक मैसेज दिया लोगों को कि लाइफ में शॉर्टकट्स कहीं नहीं है। अगर परिजात को वो पैसे ट्रे में सजे सजाए मिल गए तो ये कहानी है, और ये ऐसा हर किसी के साथ होता भी नहीं। चेहरे पे भी खुशी आ रही है, देखने वाले भी सोच रहे हैं कितने पैसे बंडन डे है। बिल्कुल भी एक रुपया भी नहीं। इसके जो राइटर हैं हाशिम नदीम साहब, वो एक बड़ा बाबरकत और बड़ा अच्छा राइटर है। मैं ये आपको बता दूं कि मैं इसके ऊपर सबसे बड़ा स्टैंड मैंने ले रखा है। अच्छा। हालांकि मैं उसका हिस्सा हूँ और मैं खुल के बरमला बात करता हूँ। उसकी वजह ये मेरे बेटे देखते हैं। एक मेरा 20 साल का बेटा है, 19 साल का है। और जैसे मैं बात कर रही थी कि इस वक्त पाकिस्तान में भी बहुत मकबूल है और हमारे पड़ोसी मुल्क में भी बड़े शौक से देखा जा रहा है। अब लोग लिख रहे हैं या अल्लाह हमें एक बहरोज करीम अता फरमा। जी हाँ, हमारे यहाँ पे कुछ दिन पहले भी एक शख्स ने बात की थी। ठीक है, अब मसला ये है कि यार कौम किस तरफ लग गई। ड्रामे ने कितना शहर में ले लिया, ये उसकी कामयाबी है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहानी ना एक्सपोज करनी, ना मुझे आगे पता है, मुझे अपने किरदार का पता है। लेकिन एक बात मैं बता दूँ कि हाशिम नदीम साहब इस कौम को ज़रूर एक समत देकर जाएंगे इसके वाइंड अप पे। यानी कि आप कह रहे हैं इसके एंड पे कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगी जिससे लोगों को क्लियर होगा। देखिए जी, असल नावल में तो परिजात मर गया था, बिल्कुल। और ऐसे ख्वाहिशों भरे शख्स को जो जड़ा करदा कख नहीं गा, तीला नहीं तोड़दा और इश्की फरमाए जा रहे हैं। देखें वो लोग जो हडराम होते हैं, जो मेहनत नहीं करते, उनको ये जान लेना चाहिए कि भाई हमें अपना कुआं खुद खोदना है और खुद पानी पीना है। बिल्कुल। अच्छा, आपने इस ड्रामे में परिजात को कई मर्तबा रोका कि आप पैसे इस तरह लुटा रहे हैं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो उससे लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये आया कि आप शायद बहुत नेगेटिव में परिजात के अगेंस्ट जा रहे हैं। मतलब लोगों को आपका कैरेक्टर कहीं ना कहीं नेगेटिव लगना शुरू हो गया है। अपने कैरेक्टर को आप किस तरह देखते हैं कि क्या वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का एक कॉम्बिनेशन है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अभी तक जो ऑनर गया मैं उसको डिस्कस करता हूँ। मैं भी उसी की बात कर रही हूँ। आपने कहा था ये एक एपिसोड पहले 5 साल तक जो तनख्वाहें ले रहे थे उनको निकालने की इसने बात की, तो परिजात ने पूरे ड्रामे में पहला सख्त जुमला इससे बोला था कि तुम भी उन लोगों में शामिल हो जो 5 साल से बैठ के तनख्वाह ले रहे हैं। फिर इसने जब सेठ रहमान का काम करवाने के लिए वो जो लड़की का सहारा लिया था, तब भी उसने उसको कहा था कि ऐसे सेठों की दलाली छोड़ दो। तो लोगों को पहली दूसरी दफा लगा यार सख्त जुमला इसने बोला है। फिर ये उसका कायल होता भी नजर आता है, उसकी तारीफ भी करता है, चापलूस भी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बातें भी ठीक कर रहा है 2-3 एपिसोड से। तो अभी तक ये नेगेटिव है और पॉजिटिव भी है। अभी तक ये चूचू का मुरब्बा है, चूचू का कमाली। अब कमाली आगे क्या करेगा ये मैं नहीं डिफाइन कर सकता, लेकिन मतलब अभी तक हम कह सकते हैं कमाली का कैरेक्टर बहुत स्ट्रांग जा रहा है, क्योंकि परिजात के जेल से निकलने के बाद से लेकर कमाली का कैरेक्टर मेन कैरेक्टर्स में ही आता है। हाँ। तो आपने कहा कि आपको 28 साल लगे इस किरदार तक आते आते। इतनी मेहनत आपने की अपने करियर में और उसके बाद आपको एक बड़ा कैरेक्टर, जो एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर है, वो मिला है। लोगों को हम इसके जरिए की मैसेज भी देना चाह रहे हैं, जैसे आपने कहा कि हर चीज़ इतनी आसान नहीं होती है, हर रास्ता इतना आसान नहीं है। ये आप मैसेज लोगों को जरूर दें कि भाई ये जो कामयाबी का रास्ता है वो खारदार रास्ता है। नहीं आसान है। देखिए खारदार नहीं है, जिंदगी खुशी और गम, धूप और छाँव, राहत और तकलीफ इसका नाम है। मुझे कहीं लगता है बहसियत इंसान या जिबली तकाजा है इंसान का कि वो राहत में रहे, पीस में रहे। अब क्योंकि जब तकलीफें आती हैं हम शोर मचाना शुरू कर। कुरान में अल्लाह ताला भी कहता है जब राहत देते हैं तो हमें मुझे भूल जाता है, बिल्कुल, और घमंड करता है, और जब तकलीफ आती तो मेरे आगे रोता है। तो ये इंसान की हर जगह के इंसान की फितरत है। वो जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं परिजात, उनको गवर्नमेंट मॉर्गेज कर देती है, घर गाड़ी मॉर्गेज कर देती है, नौकरी नहीं होती तो पैसे ज्यादा है। याद रखिएगा कि मैं यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, मैं सबको ये बताता हूँ कि यार जिंदगी बहुत खूबसूरत चीज़ है। अल्लाह की सबसे बड़ी तख्लीक आप और मैं, बेशक, और अल्लाह ने पूरी कायनात को लगा दिया मेरी खिदमत में। ये जो धुंध पड़ रही है बाहर, ये जो मौसम बदला है, ये जो फूल उगते हैं, ये जो फल इतने मीठे होते हैं, ये जो पहाड़ है, ये किसके लिए हैं?
ये आपके और मेरे लिए हैं, ये जो देख रहे हैं इनके लिए हैं। हम इन सारी अनायात को भूल के और लगे थे यार कि बस ये राशदा नु तलाक हो गई, हम जद दी नौकरी चली गई, मैं थे टुट गए। नहीं भाई नहीं, ये लाइफ है। मतलब हम लोग गम में ज्यादा रहना हम लोग खुद भी पसंद करते हैं, वावेला में जाना शुरू कर देते हैं। आपका क्या ख्याल है? मैं जो पार्क में वीडियोस बनाता हूँ जहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत भी दी, मैं मोटरसाइकिल पे 40 साल की उम्र तक मैं मोटरसाइकिल चलाता रहा हूँ इसी लाहौर में। अब मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, वो हराम के पैसे की नहीं है, मैंने कमाई है। मैं ड्रामा लिखता हूँ, मैं एक्टिंग करता हूँ, मेरी 2 किताबें हैं, तीसरी किताब आ रही है। मैं स्ट्रेटेजी के तहत इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाने के बाद मैं यूके से जाके क्यों पब्लिश करता हूँ किताब? यार मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे कहेंगे बाबा की इतनी बुक्स थी और यार उसने यूके से रिलीज की थी। ये सारी वो हलाल वेज हैं अपनी तशहीर के जो मुझ पर जायज हैं, जिस पे कोई साइंटिफिक एफर्ट्स, तो ये आपको करनी पड़ेंगी और घबराना नहीं है। देखें मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी तक कितने पैसे कमाती रही हैं? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो कौन गुजारा करता था आपका? अब्बू और अम्मी। जिस अल्लाह ने 2 बंदे मुकर्रर किया आप पे, पहले आप माँ के पेट में हिस्सेदार रहे, सांस में और खुराक में, 25 साल की उम्र तक यूनिवर्सिटी से फारिग होने तक आपका टका नहीं लगा और आपने हर तरह का ब्रांड पहना है। अल्लाह के बंदे अगर 4-5 साल 8 साल जिंदगी में ऐसे आ जाएं जिसमें आप सेटल ना हो सकें, तो 25 साल का शुक्रिया अदा करो, तो रिलैक्स हो जाओ। जिन्हें 25 साल देता है, आधी उम्र जिसने किसी के खर्चे पे पलवाया है, वो आगे आपके लिए कुछ सोच के नहीं बैठा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ताला ने आपके लिए बिल्कुल रखा हुआ है। लेकिन चूंकि मैं उतावला हो जाता हूँ, मैं छोटी लालच के चक्कर में पड़ जाता हूँ, 10 दिन बाद या 10 साल बाद मिलने वाली जो फायदा उसको छोड़ देता हूँ। ऐसे ही है। तो मुझे उतावला नहीं होना, आप आराम से रहें, खुश रहें। इस वक्त जो इस लम्हे मौजूद में आप जिंदा हैं, इसको एंजॉय कीजिए। माजी को आप ठीक नहीं कर सकते, इसलिए उसकी तकलीफ में मुब्तला मत हो। मुस्तकबिल को प्लान करें, साइंटिफिक एफर्ट करें, हलकान ना हो, क्योंकि आप अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकते। मुझे नहीं पता कि अभी मुझे ब्रेन हेमरेज और मैं यहीं मर जाऊं, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं गाड़ी तक जाऊंगा कि नहीं। हालांकि मैं इरादा ये कर रहा हूँ कि यार यहाँ से मैं जाऊंगा, आज इस वक्त वॉक करूंगा जाके किसी पार्क में। अच्छा। तो याद रखिएगा कि ये लम्हा मौजूद जब आप और मैं हैं और हमारे नाज़रीन हमें देख रहे हैं, यही जिंदगी है। जिंदगी का स्पैन है एक लम्हा। बिल्कुल। उस लम्हे को खुशगवार बना लीजिए, अल्लाह ताला आपके सारे टारगेट्स अचीव करवा देगा। मतलब वो कहते हैं ना, कल गुजर गया, आने वाले कल का पता नहीं है, तो जो वक्त है आप उसी में जिए। अच्छा इफ्तिखार साहब, परीज़ाद अगर हम नाम की बात करें तो हम लोगों ने ऐसे नाम अक्सर नहीं सुनते हैं, तो आपको लगता है कि इस ड्रामे की कामयाबी में कहीं ना कहीं इस नाम का भी बहुत रोल है, या फिर अगर ये कहा जाए कि परीज़ाद की जो एक ख्वाबों की दुनिया है इसलिए ये नाम उसको जस्टिफाई करता है? जी देखिए जी, परीज़ाद जो है मतलब परी का बेटा, इसको सिंपल कर लें तो बात दरअसल ये है कि एक होती है USP, जिस तरह आपका जो मॉर्निंग शो इसका एक नाम है, वो इसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ऐसे ही है। परीज़ाद बहुत असर किया। परीज़ाद मतलब एकदम से सुन के लोग चौंक जाते हैं। जैसा मैंने अपनी किताब का पहली का नाम रखा चिकड़ छोले। अच्छा। मैंने दूसरी का लिखा, क्योंकि मैं यूके में रिलीज की थी तो मैंने सफरनामा लिखा था, उसका नाम लिखा यूके यात्रा। अच्छा। अब यात्रा का लफ्ज मैंने सोच के डाला है कि लोग एतराज करते हैं हिंदी लफ्ज है, और अल्लाह के बंदो आप जितनी उर्दू बोलते हैं, इस उर्दू में 60% तो सारी हिंदी है। मैं 60 कम कह रहा हूँ, ज्यादा है हालांकि। उर्दू में 60-70% हिंदी है, हिंदी, संस्कृत और ईरानी, पाली है, प्राकृत है, टर्किश है, पर्शियन बहुत ज्यादा, अरबी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए जब मुझे भी कई लोग कहते हैं यार आपने इस सहमत का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया, तो मैं चुप कर जाता हूँ, जवाब नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है इसका इल्मी कद वो नहीं है जो मैं जानता हूँ। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो ये USP बड़े काम आई, परीज़ाद। अच्छा, फिर हाशिम नदीम साहब ऊपर तले हिट दे रहे थे, मतलब खुदा और मोहब्बत भी बिल्कुल। अब्दुल्ला नावल भी मैंने पढ़ा है, वो भी बहुत बेहतरीन है। रक्से बिस्मिल। फिर ये तो वो मैं ये भी चीज के साथ जुड़ गई, तो नाम बिल्कुल असर करता है। अच्छा, नाम मतलब आपकी पूरी स्टोरी को एक बयान कर देता है। तो जब आपने ये करैक्टर लिया, आपके दिल में ये आया कि अच्छा ये थोड़ा सा नेगेटिव करैक्टर भी है, तो पता नहीं, क्योंकि हम जब कोई काम कर रहे होते हैं हम लोगों को अंदाजा हो जाता है। मुझे मिलते ही नेगेटिव करैक्टर है। पहली बात ये है, जब ये आया तो मुझे पहले रमज़ान में ऑफर हुआ था, मैं कुछ लिख रहा था टर्किश प्ले, तो मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। जब दोबारा आए तो मैंने सोचा यार इफ्तिखार रफ़ी
बुरी बात है यार, पहले भी आया था तो एक मेरे ऊपर इखलाकी दबाव आया तो मैंने हाँ कर दी। जब मैं गया सेट पे और मैंने देखा रोल, मैंने क्या रखा है बाबा रांझा दिल ना उम्मीद तो नहीं, एक इंडिपेंडेंट करैक्टर, या गुल्लू बादशाह इंकार में एक अजीब तरीके का बदमाश जो अमीरों को लूटता है, गरीबों की मदद करता है। सही। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं था और इस तरह का रोल मैंने पहले किया भी नहीं, कभी किया भी नहीं। फिर मैंने कहा चल यार अब बच्चों के लिए पैसे आएंगे, सीधी बात है। तो मैंने जिस दिन पहले दिन शूट किया है, मैं अब्दुल्ला, वो जो है हमारा अहमद अली अकबर, इज़ वेरी प्रॉमिसिंग, वेरी नाइस। मैं उसको कहता हूँ कि बेटा अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में कहा गया था, वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। पता कर लिया। ड्रामे की दुनिया में तू अलेक्जेंडर है, तू आया, तूने देखा और फतह कर लिया। वाह वाह वाह। तो पहले दिन जब शूट से गए तो मेरा बेटा मेरे साथ था, इस्लामाबाद में शूट कर रहे थे, तो मेरे बेटे ने मुझे कहा बाबा जी इसकी एपिसोड देखें, ये हिट है। तो मैंने पहली एपिसोड 5 जब देखी तो मुझे पता लगा ये तो हिट है। अच्छा। शूटिंग के बाद कमाली की। अच्छा। अगले दिन मैं जरा थोड़ा सा रिजर्व था, उससे अगले दिन 5 देखी तो मैंने कहा ये तो सुपर हिट है, ये तो सुपर हिट है। तो मैंने बिल्कुल हाँ ये मैं इतराफ़ करूंगा, मुझे ये पता था कि यार क्योंकि ये हिट है, बाद में 2 दिन बाद पता लगा तो यार ये प्रोमिनेंट होगा, इतना होगा। देखें बाबा रांझे को पहचानता है हर 11वां बंदा, गुल्लू बादशाह को पहचानता है हर 5वां बंदा। बिल्कुल। मैं अगर ये कहूँ ना कि कमाली को हर बंदा नहीं तो हर दूसरा बंदा सेल्फी लेता है तो ये झूठ नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने पिछले जब से 17वीं एपिसोड के बाद अब तक मेरा ख्याल है कुछ 1.5 लाख सेल्फीज बन गई होंगी मेरी। चले फिर प्रोग्राम के बाद आपकी मेरे साथ भी एक सेल्फी हाईवे के ऊपर, मतलब मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो मुझे रास्ते में रोक कर एक फैमिली ने, उन्होंने कहा, मैं उन्होंने कहा नहीं रेस्ट एरिया नहीं, वो उनकी वालदा थी, उन्होंने कहा बेटा यहीं रोको, उनकी बड़ी गाड़ियां थी, हमने साइड पे पार्क की, सेल्फियां बनी तो वो आ गई पुलिस। अच्छा। उन्होंने कहा जी आप जाएं, आप ये क्या कर रहे हैं। इस कदर मोहब्बत। रात को मैं नारकली बैठा हुआ था, 2:30 बजे का टाइम था। ओ माय गॉड। मैंने वो बताया, वो अभी वीडियो डाला मैंने अपने पेज पे, इफ्तिखार अहमद उस्मानी पेज पे अपने, अभी कुछ दिन पहले मैं बैठा हुआ था तो रात को 1-1:30 बजे 4 डॉक्टर्स आए जिन्होंने आके ये बताया, वो मैंने वीडियो से रिकॉर्ड कर लिया था। मैं क्या बताओ, वो 2 दोस्त कहीं गुजरे थे, वो फेस्टिवल से आ रहे थे जीसी के, हैरी पॉटर के, वो उन्होंने मुझे देखा, मैं थड़ों पे बैठता हूँ, मैं आम आदमी हूँ, आम ही रहूँगा, तो मैं चाय पी रहा था नारकली में, तो वो चले गए, उन्होंने कहीं उसको व्हाट्सएप की, वो उसने कहीं सोते हुए देखा, अब उठा, साथ वाले डॉक्टर को कहता है कि हॉस्टल में रहते हैं, कहता है वार्डन से झूठ बोला कि इसकी तबीयत खराब हो गई, उसने एक्टिंग की। अच्छा। और वो चारों मुझसे मिलने के लिए आ गए। वाह वाह, आपसे मिलने के लिए झूठ बोल के आ गए। मतलब एक बच्ची वो मैं लंगर करता हूँ तो नाना हलीम का, तो उस पर आई तो उसको वो प्रेनोला लगा हुआ था। मैं कहा बेटा क्या हुआ, कहती सर कल मुझे जब पता लगा कि कल आपका लंगर है तो मैं सोई नहीं। अच्छा। 12 बजे कहीं डिहाइड्रेशन हुई, हॉस्पिटल ले गए, अब हॉस्पिटल से उठ के आ रही हूँ, और वो मेरा रिकॉर्डिंग हो रही थी एक इंटरव्यू की, उसके बीच में आ गई वो। अच्छा। वो एक पार्क में मैंने किया था। मोहब्बत है, ये मोहब्बत है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो जो मेरे परिजात की हसरत थी जवानी के अंदर हिट होने की, वो अब आगे पूरी। अच्छा, मैं खुद भी ये चीज़ मानती हूँ कि हर इंसान की उम्र का एक हिस्सा होता है जिसमें अल्लाह ताला उसको लाजमी शोहरत और कामयाबी देते हैं, मतलब जो उसकी ज़िंदगी भर की हसरतें हैं वो कहीं उस जगह पे जाके पूरी होती हैं। अब हम लोगों को नहीं पता वो कौन सी एज है, कौन सा टाइम है, लेकिन वो एक टाइम ज़रूर हर इंसान पे आता है। ऐसा ही है। देखिए जी, मालिक की रजा में जब आप राजी हो, बाबे जो कहते हैं ना, इशफाक साहब कहते थे साहिब हाल होना, साहिब हाल हो जो, जब आप साहिब हाल हो जाते, साहिब हाल होने का मतलब है जो मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस पे राजी रहे, आगे के लिए अल्लाह से दुआ जरूर करें, तगोदो करें, लेकिन हम वो सारा स्पैन, अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो वो कुड़ के जब तक आप फर्स्ट डिवीजन नहीं ले लेते, बीच का सारा पीरियड एंजॉय नहीं करते। ऐसा ही है। जिस तरह आप प्रोग्राम करती हैं 4 घंटे का या 3 घंटे का, उस 3 घंटे के दरमियान को भी इंजॉय करना है। सिर्फ ये नहीं सोचना इसके बाद फला होगा, उसके बाद किसकी है, फला की बारी, अच्छा सियासतदान है, नहीं नहीं नहीं, इसको भी इंजॉय करें, मतलब एक रोबोटिक स्टाइल में कि अच्छा अब ये जीना शुरू करें। सही। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि लोगों से आपको मोहब्बत बहुत मिली है, हालांकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो नेगेटिव करेक्टर करते हैं लोग, उनको देखते ही कहीं आम बाहर देखते हैं तो बातें सुनाना शुरू कर देते हैं कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, लेकिन आपको बिल्कुल एक ऑपोजिट रवैया लोगों का मिला है, मोहब्बत भी मिली है लोगों के साथ, आपको इतनी एक चाहत भी मिली है। उसकी वजह बताता हूँ। शुरू में पहला एपिसोड देखकर बहुत लोगों ने एतराज़ किया था कि वही, और ये एतराज़ था कि भाई आपको ये रोल नहीं करना चाहिए था। उसकी रीज़न है, जो भी शोहरत मुझे मिली, फिर नागन लिखा तो नागन एक हिट हो गया, मैं क्योंकि राइटर भी हूँ,
अभी रमज़ान में हिट हुई किसी बशर में हज़ार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना, वो हर स्टेटस का हिस्सा बन गई इंडो पाक में। अच्छा उस वो नज़में, फिर बाबा जी से, इशफाक साहब से मेरा ताल्लुक, और फिर जो मेरे वीलॉग्स, मेरा पेज 1.5 साल के अंदर 7 लाख क्रॉस कर गया। मतलब इससे भी एक कैरेक्टर की बात नहीं है। हाँ नहीं, इससे भी एक कैरेक्टर नहीं है, इसके अंदर सारी चीजें मिली। तो उस मोहब्बत ने, जिस तरह परिजात क्योंकि सॉफ्ट बोलता है और करता नेगेटिव है अभी तक, तो लोगों ने उसको कबूल कर लिया, हीरो मान लिया। तो मेरे साथ भी ये हुआ, मेरा स्कूल ऑफ थॉट, बाबा जी के अज़कार, जो मैं पार्क में वीडियोस बनाता हूँ, जो मेरी शायरी हिट हुई, उसको वो जो कमाली की नेगेटिविटी थी उसके ऊपर हावी कर दिया। कमाली की नेगेटिविटी दब गई, इफ्तिखार इफ़ी की पॉजिटिविटी जो भी स्क्रीन पे नजर आ रही थी वो उसको हावी हो गई, तो इसलिए शायद कबूल कर लिया। लेकिन नहीं तो मतलब हमारा पूरा एक कैरेक्टर होता है, सिर्फ एक किरदार, एक जगह का किरदार नहीं होता कि जिस पे लोग हमें जज करते हैं। ये पूरा ओवरऑल हमारी जिंदगी का एक रवैया होता है। देखिए आप या होस्ट हैं, सिर्फ वो एक्टर है, सिर्फ वो सिर्फ राइटर है। मेरे पास ये बड़ा कमाल काम है कि मेरे पास 3 4 5 चीजें हैं। मेरी 2 किताबें भी हैं, मैं शायरी भी करता हूँ। अच्छा वो शायरी इत्तेफाक से हिट भी हो गई। मैं आर्मी के लिए भी लिखता हूँ, शायरी करता हूँ, मैं कौम के लिए भी शायरी करता हूँ। तो ये सारी चीजें मिक्स हुई हैं। उस राइटर भी है, पॉजिटिव, मुझे लोग कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर, हालांकि मैं कहता हूँ भाई मैं सेवक हूँ, मैं खिदमत करने वाला हूँ, मैं कोई चलें आप खिदमत करने वाले हैं और हम आपके प्रोग्राम के, आपकी तमाम चीज़ों की तारीफ करने वाले हैं, उनको पसंद करने वाले हैं। इफ्तिखार इफ़ी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। मेरे लिए तो ऑनर की बात है, मैं आपसे मिल रही हूँ और ब्रेक के बाद आपके साथ सेल्फी भी है। एक ब्रेक का टाइम हुआ है, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। रूह अफ़ज़ा के किचन से आपको खुश आमदीद कहते हैं। अनम आज फिर ड्रिंक बना रही है। आज फिर ड्रिंक, देखिए इस वीक मैंने हमने बहुत बनाई है, हमने बहुत चीजें खाई हैं। इस वीक मैंने आपको बहुत से खाने खिलाए हैं, बहुत से डिजर्ट्स बनाए हैं हमने। ड्रिंक तो मेरा ख्याल है ये दूसरी दफा 3-4 ड्रिंक्स हो गए बस हल्के फुल्के। अब देखिए ड्रिंक्स तो चलती हैं। बहरहाल आज हम रूह अफ़ज़ा के किचन के अंदर बनाने जा रहे हैं रूह अफ़ज़ा आइसक्रीम डेट शेक। वो लोग जो कि अपना वेट गेन करना चाहते हैं बड़े अच्छे तरीके से, उसमें मैं तो बिल्कुल भी नहीं आती, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं वो लोग ये ड्रिंक जो है बड़ी अच्छी है, उसको एंजॉय भी कर सकते हैं। और प्लस अगर कंप्लीट मील के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लेना चाहते हैं तो वो भी वो ले सकते हैं। अच्छा अनम, बच्चों को भी मतलब ये दे सकते हैं जिन बच्चों का वेट ज्यादा नहीं होता? हाँ, भी दे सकते बिल्कुल बिल्कुल, जिन बच्चों का वेट ज्यादा नहीं होता वो भी ये ले सकते हैं। और जैसे कुछ लोग होते हैं कि ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते तो वो भी ये ड्रिंक ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपको 2-3 दिन पहले एक बात बोल रही थी कि कुछ ड्रिंक्स या कुछ शेक्स ऐसे होते हैं जो कि कंप्लीट मील होते हैं, उनके बाद आपको बिल्कुल भी नाश्ते की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब तो पूरी ग़िज़ाइयत होते हैं। हाँ, सिंपल इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर जाएगा मिल्क तकरीबन 2 से 3 ग्लास, इसमें डेट्स जाएंगी। अच्छा मैंने उसको सीडलेस कर लिया, कोई भी डेट्स, जैसे जो भी डेट्स आपको पसंद है उनको सीडलेस कर लें। और अगर आप थोड़ा सा सॉफ्ट उसको और बनाना चाहते हैं तो डेट्स को बेशक 1-1.5 घंटे के लिए जो है मिल्क में डिप कर दें। उससे क्या होगा कि वो सॉफ्ट हो जाएगी और उसके अंदर मॉइस्चर सख्ती सी बिल्कुल वो भी खत्म हो जाएगी। उसके बाद इसमें जाएगी आइसक्रीम, इसमें जाएगी वनीला एसेंस और इसके अंदर जाएगा हमदर्द का रूह अफ़ज़ा। आइसक्रीम कौन सी जाएगी? वनीला आइसक्रीम, सिंपल। अगर जो मतलब अगर आप चॉकलेट आइसक्रीम डालना चाहते हैं तो आप चॉकलेट भी डाल सकते हैं। तो ये चला गया मिल्क इसके अंदर, और साथ में ये तकरीबन 10 से 12 जो है डेट्स हैं जिनको सीडलेस किया हुआ है। और उसके बाद जो है इसके अंदर जाएगा वनीला एसेंस। मेरा फेवरेट वनीला एसेंस जाएगा। अच्छा वनीला एसेंस जो है इसमें जरूर डालिएगा, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूँगी स्किप करें, क्योंकि डेट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है तो वो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। हाँ जी। उसके बाद मैं इसमें हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड करूंगी तकरीबन 1 टेबलस्पून के, ज्यादा इसलिए नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डेट्स बहुत मीठी होती है। अच्छा इसमें हमने शुगर भी नहीं ऐड की ना, इसमें शुगर की भी जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें शुगर भी बिल्कुल क्योंकि इसके अंदर अभी आइसक्रीम भी जानी है तो इसलिए शुगर की जो है जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और ये जाएगी इसके अंदर वनीला आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम भी ऐड कर सकते हैं, मतलब वो आइसक्रीम जो आपको पसंद है वो सब आइसक्रीम आप इसमें डाल सकते हैं। सब वो इसके इंग्रेडिएंट्स ही ऐसे हैं कि जिनको सुनकर फील होता है कि हाँ ये हेल्दी फूड है, सारे हेल्दी करने वाले, बिल्कुल सारे वेट गेन करने वाले। तो
जी सैनम, आप कह रही थी कि अगर तो आपको ज़्यादा खजूर इसमें सॉफ्ट चाहिए तो इसको थोड़ी देर पहले सोक भी कर सकते हैं बिल्कुल उसमें। जिसको अगर ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए, बिल्कुल ही टेंडर फॉर्म में चाहिए, वो जो है उसको थोड़ी देर के लिए रख सकता है, मतलब दूध में डिप करके थोड़ी देर के लिए रखते हैं। उससे क्या होता है कि सॉफ्ट हो जाएगी वो, बिल्कुल भी जो एक वो शायद थोड़े बहुत इसके अंदर चंक्स आ रहे हो वो भी नहीं आएंगे, बिल्कुल वो बड़ी ही अच्छी सी सॉफ्ट सी बन जाएगी। तो चलिए ना फिर दोबारा से इसकी रेसिपी, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो आप हमें साथ साथ बता दें। इसके अंदर मिल्क है तकरीबन 2 से 3 ग्लास, उसके बाद इसके अंदर डेट्स हैं, डेट्स के साथ तकरीबन 10 से 12 डेट्स ली थी जिनको सीडलेस कर लिया था। उसके बाद जो है इसके अंदर हमदर्द का रूह अफ़ज़ा ऐड किया है मैंने, तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून के करीब। वनीला आइसक्रीम इसमें गई है, और अगर आप चाहें, अगर आपको बहुत मीठा पसंद है तो आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, वनीला एसेंस 2 से 3 ड्रॉप। हनी भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, इसमें हमदर्द की हनी जो है वो भी बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसके साथ एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन वो ये है कि आप इसके साथ सीजर सैलड, एक बड़ा जबरदस्त सैलड होता है, वो आप बनाएं हमदर्द के एप्पल साइडर विनेगर के साथ, उसका बड़ा ही अच्छा फ्लेवर होगा। ये हो जाएगा कि आपको एक कंप्लीट मील मिल जाएगा कि आपने ना ज्यादा हैवी कुछ खाया, आपने सीजर सैलड लिया है, साथ में ये डेट शेक और ये ड्रिंक भी हमारा रेडी है। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो गया है, हमें इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।